यूपीएससी स्टैटिक प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम 5 ऐसे प्रश्न लेते हैं जो यूपीएससी के स्टैटिक पोर्शन सिलेबस से जुड़े होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। समायोजनात्मक मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सेंट्रल बैंक रिड्यूस द मनी सप्लाई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए पैसे की सप्लाई को या फिर नकद की सप्लाई को कम कर देता है। बी, सेंट्रल बैंक एक्सपांड द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए मुद्रा की सप्लाई को तेज कर देता है। नंबर तीसरा, सेंट्रल बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स फ्रीक्वेंटली। केंद्रीय बैंक ब्याज की दरों को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। नंबर चौथा, नन ऑफ द एबव। सो इसका सही उत्तर है बी, मतलब सेंट्रल बैंक एक्सपांड द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। केंद्रीय बैंक पैसे या फिर मुद्रा के सप्लाई को तेज कर देता है ताकि इकोनॉमी को उभार मिल सके। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Accommodative monetary policy, also known as the loose credit or easy monetary policy, occurs when a central bank attempts to expand the overall money supply to boost the economy when growth is slowing. These measures are meant to make money less expensive to borrow and encourage more spending. So, क्या होता है, जैसे ये एक इकोनॉमी है, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था है, देश ही है पूरा, और वहाँ पर मनी की सप्लाई मतलब पैसे कम गए हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक ने सारे नोटों को अपने पास रख लिया है। तो जब पैसे कम हो जाते हैं या फिर लिक्विडिटी या फिर पैसों की सप्लाई कम हो जाती है, तब सेंट्रल बैंक अपनी नीतियों को उदार कर देता है जिससे कि पैसे आए इकोनॉमी में, और इस नीति को बोलते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या समायोजनात्मक मौद्रिक नीति, जिसके तहत सेंट्रल बैंक या तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, लोग लोन लेते हैं और इस तरह से इकोनॉमी तेज हो जाती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंडिकेट अ प्राइस राइज इन विच ऑफ द कमोडिटीज। कोर इन्फ्लेशन निम्नलिखित में से किन वस्तुओं में प्राइस राइज को मतलब उनके मूल्य की बढ़ोतरी को संकेत नहीं करता है। नंबर 1, कंज्यूमर गुड्स। नंबर 2, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। नंबर 3, फूड प्रोडक्ट्स। नंबर 4, IT प्रोडक्ट्स। Select the correct answer code A123, B14, C23, D134. So the right answer is C2 and 3, मतलब हाइड्रोकार्बन फ्यूल एंड द फूड प्रोडक्ट्स। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कोर इन्फ्लेशन नहीं मेजर करता है, नहीं इंडिकेट, जिनमें प्राइस चेंज को इंडिकेट करता है। तो चलिए इसका विश्लेषण या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो क्या होता है एक कोर इन्फ्लेशन? सो समझिए ये एक बास्केट है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं के प्राइस में चेंज होता है, मतलब इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो इसे नापने के लिए जिस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं CPI। इसमें एक निश्चित बास्केट होता है और उसमें एक निश्चित गुड्स होते हैं, लेकिन ये गुड्स सभी तरह के होते हैं। और इस जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसी वस्तुओं को नहीं गिना जाता जिनके प्राइस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि पोटैटो, बनाना या फिर टोमेटो या फिर खाने की वस्तुएं जो भी हो गई, उनमें प्राइस में कितना उतार चढ़ाव, आज 10 है तो कल 20 हो गया, जिस वजह से उनको नहीं गिना जाता कोर इन्फ्लेशन में। इसी तरह हो गया एनर्जी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल वगैरह, इनको कोर इन्फ्लेशन में नहीं गिना जाता। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द रिजर्व्स विच बैंक्स टोटल प्रॉफिट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब यह है कि बैंक का जितना भी मुनाफा होता है उस मुनाफे का जो प्रतिशत, जितना भाग बैंक को रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है उसे कहते हैं CRR। दूसरा कथन, बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट इज विद द RBI अंडर द CRR रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब यह है कि ये जो CRR के रूप में बैंक को पैसा रखना पड़ता है, इस पर बैंकों को रिजर्व बैंक ब्याज नहीं देता है। तीसरा है CRR हेल्प्स टू कीपिंग
इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, मतलब ये CRR इन्फ्लेशन को या मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए मदद करता है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? A12, B23, C13, D12 एंड 3। सो इसका सही उत्तर है B2 एंड 3, मतलब पहला कथन गलत है, दूसरे और तीसरे कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Cash reserve ratio is a certain minimum amount of the deposit that the commercial bank have to hold as the reserve with the central bank. The percentage of the cash required to be kept in the reserves vis-a-vis the bank's total profit is called the cash reserve ratio. So ये मान लीजिए बैंक के पूरे डिपॉजिट्स हैं, मतलब बैंक में जमा पूरी धनराशि है, तो इसका जितना भाग बैंक को रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में उसको बोलते हैं CRR। हमारा पहला कथन इस कारण गलत है क्योंकि पहले कथन में ये बताया गया है कि बैंक का जितना भी मुनाफा होता है, नहीं मुनाफा नहीं होना चाहिए, बैंक को जितना भी पैसा उसके पास होता है उसका ये रेशियो है, ना कि बैंक के मुनाफे का। इस कारण हमारा पहला कथन गलत है, ठीक है। So the cash reserve is either stored in the bank's vault or is sent to the RBI. So ये जो पैसा होता है कैश के रूप में इसको रखना पड़ता है, या तो बैंक इसे अपनी तिजोरी में रखता है या फिर इसको भेज देता है RBI के पास। Our bank do not get any interest on the money that is with the RBI. इस पर बैंक पैसा नहीं देता, बैंक को ब्याज नहीं मिलता है, RBI कोई ब्याज नहीं देता इस पर, चाहे जितना भी ये पैसा हो। CRR helps in keeping inflation under control at the time of high inflation in the economy. RBI increased the CRR so that the banks need to keep more money in the reserve so that they have less money to lend further. So CRR जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने में भी मदद करता है। कैसे करता है? मान लीजिए ये बैंक का कुल पैसा हो गया, अब बैंक को इतना पैसा रखना है रिजर्व के रूप में, मतलब वो इतने पैसे को बैंक नहीं दे सकता है लोन किसी को भी। अब अगर बैंक RBI को इन्फ्लेशन को अंडर में कंट्रोल में करना है, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल में करने का मतलब है कि RBI को इकोनॉमी में जितना भी पैसा है उन पैसों को निकालना है, कम करना है पैसे को। सो RBI क्या करेगी? बैंक में CRR को बढ़ा देगी, मतलब बैंकों को बोलेगी और ज़्यादा पैसा रखो CRR के तहत। तो बैंकों को पैसा जो लोन दे रहे थे अभी तक बैंक, उनको पैसा कम करना होगा, लोन कम करने होंगे और वो पैसे को यहाँ रखना पड़ेगा, जिस वजह से इकोनॉमी में लोन कम हो जाएगा, मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इस तरह से मुद्रास्फीति कम हो जाएगी और इस तरह से ये CRR हेल्प करता है। तो इस कारण हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द GDP डिफ्लेटर। GDP अपस्फीति कारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, GDP डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ लेवल ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सो पहला कथन यह कह रहा है कि एक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी नए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उन सभी का मापन जो है ये GDP डिफ्लेटर कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा कथन देखते हैं। अनलाइक द CPI, GDP डिफ्लेटर इज नॉट बेस्ड ऑन द फिक्स बास्केट ऑफ द गुड्स। सो CPI के तरह नहीं, मतलब CPI से इतर GDP डिफ्लेटर एक फिक्स बास्केट ऑफ द गुड्स का मेजरमेंट नहीं है। मतलब CPI में क्या होता है कि उसमें फिक्स बास्केट होता है, मतलब गुड्स होते हैं और वो फिक्स होते हैं, लेकिन GDP में ऐसा नहीं होता। ये कथन कह रहा है उसमें फिक्स बास्केट नहीं होता, कुछ भी गुड्स ऐड हो जाते हैं, किसी साल गुड्स कम हो जाते हैं। When GDP deflator is negative, it necessarily means that there is inflation in the economy. जब GDP डिफ्लेटर GDP अपस्फीति कारक ऋणात्मक होता है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। Which of the above statement is correct? कौन से कथन सही हैं? A 1 and 3, B 2 and 3, C 1 and 2, D 1, 2 and 3। सो इसका सही उत्तर है C 1 and 2, मतलब तीसरा कथन गलत है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In economics, the GDP deflator is the measure of the level of the prices of all new domestically produced final goods and services in an economy in a year. Like the consumer price index, the GDP deflator is a measure of the price inflation deflation with respect to the specific base year. The GDP deflator is more comprehensive inflation measure than the CPI index because it is not based on a fixed basket of the goods. When GDP deflator is negative, nominal GDP is less than the real GDP. It means that there is a deflation in the economy. So हिंदी में बात करते हैं। सो GDP डिफ्लेटर क्या है कि एक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका जो ये इन्फ्लेशन होता है उसको ये
परिभाषित करता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर सीपीआई से कैसे इतर है? सीपीआई में जो भी गुड्स होते हैं वो निश्चित होते हैं कि इन गुड्स को हम हर साल लेंगे और इनका देखते हैं कितना प्राइस चेंज हो रहा है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है कि गुड्स पूरी इकोनॉमी को लिया जाता है। इसमें गुड्स से मतलब नहीं है, इसमें इकोनॉमी से मतलब है कि किसी इकोनॉमी में कितने गुड्स नए प्रोड्यूस हो रहे हैं। मान लीजिए इस साल कुछ प्रोड्यूस नहीं होता था, अगले साल कुछ नया प्रोड्यूस होने लगा तो उसको भी ले लिया जाएगा। इस कारण जीडीपी जो डिफ्लेटर है वो एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन मेजरमेंट है, मतलब कि वो एक ज़्यादा विस्तृत है सीपीआई से। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी गुड्स आ सकता है, चाहे वो इस साल, जैसे इस साल नहीं प्रोड्यूस हो रहा अगले साल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी शामिल हो जाएगा। लेकिन सीपीआई में जो इस साल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जिसको भी इन्होंने शामिल किया है वही बस रहेगा। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि व्हेन जीडीपी डिफ्लेटर इज नेगेटिव देन देयर इज अ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, ना कि इन्फ्लेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित जोड़ियों को मिलाइए, सही जोड़ियों को मिलाइए। पद दिए गए हैं, मतलब नाम दिए गए हैं और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ। डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है और रिफ्लेशन है, और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि मुद्रास्फीति में कमी, उसको कहते हैं ए, मतलब इसमें ऐसा दिया है, मिलाना है हमें बाद में। बी, जनरल फॉल इन द लेवल ऑफ द प्राइसेस, वस्तुओं के मूल्यों में एक सामान्य गिरावट, बी ऐसा कह रहा है। सी कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन। सी कहता है कि इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का संयोजन। चौथा कहता है रिसेशन की वजह से। चौथा कहता है अटेम्प्ट टू रेज द प्राइस टू काउंटर द डिफ्लेशनरी प्राइसेस, मतलब अपस्फीति की वजह से कम हुए वस्तुओं के मूल्यों को, प्रभाव को उल्टा करने के लिए वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ाना, इसे चौथा ऐसा कह रहा है। तो हमें इसका सही कोड चुनना है। तो आप सही मिलान करके सही कोड बताइए, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर है बी, मतलब एक का बी सही है, दो का ए सही है, सी सही है, डी चौथा सही है। तो पहला डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं के मूल्यों में सामान एक गिरावट हो जाए, वो है डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन, इसका मतलब है इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसमें थोड़ी कमी आ जाना, मतलब इन्फ्लेशन तो होएगा ही लेकिन उसमें कमी आ जाएगी, मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है अब कम गति से बढ़ेगा, ये है डिसइन्फ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता नहीं, अब घटने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में जब ये मुद्रास्फीति हो रही, मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा होता, उसके साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही होती है, तो ये है स्टैगफ्लेशन। और चौथा है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है कि वस्तु का मूल्य जैसे कम हो रहा है तो इसको चेंज करने के लिए वस्तुओं के मूल्य को ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं, मतलब बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेशन। इसलिए हमारा बी आंसर सही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम मिलेंगे इसी तरह के 5 और क्वेश्चनों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।